चलिए, जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, आज हम लोगों ने जैसे देखना था डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो स्टार्ट हो रहा था वो बात हो रही थी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, जिसमें एक वेलोसिटी आई थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये था कि वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी स्पेसिफाइड टाइम पर हमसे पूछ रहा था। तो उस केस में ये आया था v इक्वल टू, जैसे ये रहता था बाय डेल्टा एक्स, तो इसमें लिमिटेशन लगा दी गई, लिमिट लगा था, लिमिट जो टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल था। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता है, इसको वैसे अगर लिखा जाए तो ये लिख दिया था डी एक्स अपॉन डी टी, ये वैल्यू थी। इसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब डी बाई डी टी मतलब डी, तो इसका क्या हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग आज जानेंगे डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, उस पर बेसिस जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे उनको सीखेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन ठीक है, एक एक स्टेप में समझते हैं। पहला रूल ये है कि जैसे मान लीजिए हम x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और इसकी पावर है n, ठीक है। कंडीशन ही ध्यान रखना है, जितने को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जो यहाँ पर लिखा होगा वही यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। इसमें होता है कि जो पावर होगा वो पहले आ जाएगा और इसमें से एक पावर को हम कम करेंगे। आसान है, जैसे मान लीजिए हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को, तो 2 पहले आ गया, एक को कम करेंगे 1 बचेगा। यहाँ एक स्टेप पहले कर देता हूँ, तो 1 बचेगा, तो आएगा 2x पावर 1, और 1 लिखा नहीं जाता है तो क्या आ जाएगा 2x, ठीक। फर्स्ट। सेकंड मान लीजिए हम ये लिख दें d अपॉन डी टी, और ये t क्यूब है, तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर हो जाएगा। इतना लिखिए, फिर आगे करते हैं। दूसरा, हालांकि जो सेकंड पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। मान लिया डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम d बाई डी एक्स, और ये x है तो इसकी वैल्यू आएगी 1। कैसे आएगी, यहाँ भी इसी से मतलब रहता है, बस ये पॉइंट अलग बना दिया गया, कोई इसका फ़ायदा नहीं। जैसे मतलब डी एक्स और इधर x है, तो हम लोगों ने पढ़ा इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर लिखा हमने जो पावर आएगी पहले आ जाती है, फिर इसमें एक कम करते हैं हम लोग, तो आएगा x पावर 0। किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 रहती है, तो वही किया गया है। अगर s को डिफ्रेंशिएट करें d बाई डी एक्स, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब मान लीजिए ऐसे लिखा हो, इसी में अगर हम कहें कि d अपॉन डी टी, और यहाँ पर t लिखा है, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी। थर्ड क्या है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें किसी कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं d अपॉन डी टी, जैसे k है, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब कांस्टेंट कोई भी हो, जैसे जो संख्याएं होती हैं ये भी क्या है कांस्टेंट है ना, 2 3 4, ये वेरिएबल तो होती नहीं है। हमेशा देखो डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन उन्हीं का करेंगे जो चेंज हो रहे होंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं ना। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नहीं होंगे, चेंज हो रहे, या तो बढ़ रहे होंगे या तो घट रहे होंगे जा करके। तो वही ध्यान रखना है, वेरिएबल को हम करते हैं और यहाँ पर वेरिएबल ना होकर के ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। कोई भी हो, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा। ये 4 लिखा है, 4 6 कुछ भी लिखा हो, अगर वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा। फोर्थ नंबर में है चलो यहीं पर बता ही देते हैं, यूवी मेथड।
यूवी मेथड का मतलब क्या है, मतलब दो वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब दोनों जो चेंज हो रही है वो मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है। तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, दो वेरिएबल हैं, मतलब डी एक्स ही करना है, यहाँ पर u है इंटू वी है। इसका क्या होगा कि इसमें एक एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है कि नहीं। पहले समझ लीजिए हमने u को बाहर किया, तो किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को, तो डी वी बाई डी एक्स। फिर हमने v को बाहर किया, डी यू बाई डी एक्स। ये तरीका रहेगा, ठीक है। इतना लिखिए, फिर इसका एप्लीकेशन हम करते हैं, क्या मतलब हुआ इसका। देखिए क्या मतलब, एग्जांपल में देखते हैं। जैसे इसी में समझते हैं, मान लीजिए अगर ये लिख रखा है सपोज x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसको हमें निकालना चाहते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा डी एक्स अपॉन डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो ये लिखा जाकर के डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने डी अपॉन डी टी, ये लिखा है 4t स्क्वायर। कहाँ हम लोगों ने ये गया, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एक एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 4 को बाहर ले लेते हैं, टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 4 को बाहर ले लिया, टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया, डी बाई डी टी, यहाँ पर लिखा हम लोगों ने टी स्क्वायर प्लस। अगली बार में हमने क्या किया, टी स्क्वायर को बाहर लिया और डिफ्रेंशिएट करते हैं 4 को, डी बाई डी टी, यहाँ 4 करते हैं। देखिए टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t। अब 2 इधर आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। चलो एक ही स्टेप कर देता हूँ, 4 इसकी वैल्यू हो गई 2t प्लस यहाँ लिखा टी स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये तो 0 हो गया, आंसर आ गया 8t। लिखिए इसको, ठीक है। पहले 4 को बाहर लिया, डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर लिखा है। फिर हमने टी स्क्वायर को बाहर लिया, 4 का डिफ्रेंशिएशन, ये टी स्क्वायर 4 का डिफ्रेंशिएशन एक कांस्टेंट है 4, तो इसका कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 8t, ठीक है। तो 4t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 8t। अब इसमें आपको देखो बार बार इतना लेंथी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई इक्वेशन लिखी है 4t स्क्वायर, या कोई भी संख्या लिखी है यहाँ पर, या कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, हमें पता है अगर इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाना है। तो 0 लाने से अपना क्या फ़ायदा है, ठीक है, वो तो कोई फ़ायदा नहीं 0 लाने से। तो हम वो काम ही क्यों करेंगे 0 आए भाई। एक तो ये होगा कि है भाई, एक तो ये फ़ायदा हमारा समय बच जाएगा ना 0, उसमें क्या ये तो सीधे इसी को हम सॉल्व करेंगे, जितना पावर उसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसमें एक कम कर दो, बस वही अपना आंसर हो जाएगा। एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे मानिए ऐसे लिखा है x इज इक्वल टू 6t क्यूब। अब वेलोसिटी निकालनी है हम लोगों को, हाँ, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ जाएगा 18t स्क्वायर, ठीक है। एक और कर देते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू 5t पावर 4, तो अब इसमें डी वाई अपॉन डी टी, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20t क्यूब, बस। क्योंकि अगर 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो पावर हो उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस पावर में एक हम कम कर देंगे। ठीक है। 5th नंबर, 5th नंबर ये है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें जैसे d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर है log बेस e है और ये लिखा है x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या जाता है 1 अपॉन x हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा रहेगा, मान लो d अपॉन डी एक्स और इसको नेचुरल ln x लिख दिया जाता है, तब भी वैल्यू क्या आएगी 1/x रहेगी, ठीक है। log e, log 10 नहीं, आगे हम लोग जैसे मतलब log 10 भी रहता है, तो log 10 का यहाँ अपने मतलब नहीं है, वो log e होना चाहिए।
और log e ही आपको मिलेगा। तुम सोचो log 10 आ गया तब क्या करेंगे, वो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हाइपोथेटिकल जो होता ना फियर, अपने कल्पना में मन में सोच लो, उससे डरते रहो, तो ऐसे है कि नहीं भाई। देखो सीधी सी बात है, कंपटीशन आपको डराता है ही, और तुम अपने विचार खुद खड़ा करके खुद डरो, तो वो दोनों इफेक्ट जुड़ जाएंगे, तो फिर डर जाओगे तो बाहर हो जाओगे। इसलिए कम से कम ऐसी जो फियर है, जो भी आपको डर लगता है, उसको आप ऐसा सोचो ही मत। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना, एक्सट्रीम सोच लिया कि अगर ऐसा हो गया तो लोग कहते हैं ना नहीं तुम ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो गया तो चलो, ऐसा अगर हो भी गया एक बार, चलो हमने ये भी मान लिया ऐसा हो भी गया, तो पूरे 45 क्वेश्चन में सब यही भरा पड़ा होगा क्या? अगर चलो ऐसा भी सोच लिया, चलो अगर अब कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर मान लो ऐसा आ गया तो भाई पेपर में कुछ भी आ सकता है, चलो मान लिया ये, तो क्या पूरे 40, अब तो चलो 50 क्वेश्चन होते, 50 क्वेश्चन सब यही भरा पड़ा होगा क्या? और 50 में से 45 तो हम सही करने के लिए कह नहीं रहे, आपको पहले सिलेक्शन लीजिए ना। और मैं गारंटी दूँ किसी भी साल देख लीजिए, आप जैसे खुद पढ़ते हो, जैसे टेस्ट देते हो, जैसा पढ़ के तुम आओगे, अगर कोई ये जैसे मान लीजिए कोई भी टेस्ट, कई बार ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं, जैसे आप 11th 12th जब भी क्लास टेस्ट हो रहे होंगे, जो भी एग्जाम हो रहे होंगे, तमाम अनुभव रहते हैं, जिसमें आप देखो जितनी मेहनत करके गए होगे उसी हिसाब से नंबर बढ़े हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मेहनत की हो और आपके नंबर कम आए होंगे। अगर नंबर कम आए होंगे तो वो एवरेज स्टूडेंट अगर पूरे क्लास में देखोगे तो सभी के कम रहे होंगे, सिर्फ आपके अकेले कम नहीं होंगे। अगर पिछले टेस्ट से इस टेस्ट की अगर तुलना करो, मतलब कोई भी जिसमें आपके नंबर कम हुए और आप उसी स्टैंड से पढ़ के गए थे, तो अगर कम आए होंगे तो पूरी क्लास के ही कम रहे होंगे। मतलब ये है कि पेपर जो लेवल रहा होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन पेपर का लेवल भी अगर इजी है या इजी टू मॉडरेट है और आप मेहनत करके गए तो ऑब्वियस बात है नंबर आपके बढ़ेंगे। और एक बार ऐसा कभी हो गया, हो ही जाता है कि मान लिया आप उतना नहीं पढ़ पाए जितना आपने सोचा था, तो आपके जो नंबर एक्सपेक्टेशन से होते हैं वो कम रहते हैं। तो जितनी मेहनत करो उस हिसाब रहते हैं। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप 40 क्वेश्चन तक सही करने का आप में कैपेबिलिटी आ गई, तो 40 से 45 या 43 44 पहुँचने में कुछ नहीं रहता जा करके, बाकी वो आपकी बस इफ़िशेंसी होती है। आप इफ़िशेंसी सुधार लोगे 40 से 43 हो जाएंगे, और 43 से 45 पे तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता जा करके। कहावत है ना, जो मेहनत करते हैं किस्मत भी साथ देती है, और हकीकत भी यही है। आप कभी भी देख लेना, आप उस समय अगर तुक्का ही मारोगे ना, जब आप सही से पढ़ के आओगे, तो तुक्का मारने की रहता है कि जब इतनी मेहनत करके आप उसको सोच सकते हो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप ये कॉन्फिडेंट हो जाओगे ये 2 नहीं हो सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आप जैसे देखोगे आप यूनिट से निकल आता है, जैसे यूनिट लिखी है, अब तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आपके पास समय है, तो तुम सोचो पूछ ये रहा है, इसकी यूनिट ये होती है तो ये होना चाहिए, वहीं से पता चल जाता है। तो अगर आपको नॉलेज है कहीं ना कहीं से आप उसको भिड़ा ले जाओगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो मेहनत जो रहती है तो कॉन्सेप्ट भी। तो उसी तरह की मैं इसलिए इस पर स्पेसिफाई कर रहा हूँ, जो मैं जैसे डिफ्रेंशिएशन है क्या, जैसे कई लोगों में देखता हूँ जब डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन ये टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, तो वो जो जब फॉर्मूला ये पढ़ाते हैं, जो उसकी प्रैक्टिस कराते हैं वो मैथ की प्रैक्टिस कराते हैं कि तो अगर ऐसा हो जाएगा ये बार ये वाला ये हो जाएगा, वो मैथ की प्रैक्टिस कराते रहते हैं। अब फिर जब फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, मतलब प्रैक्टिस हम मैथ के क्वेश्चन की कर रहे हैं, क्योंकि वो जब रहते हैं वो मैथ के हिसाब से पूरा डील कर रहे होते हैं। अब जब फिजिक्स का आता है तो फिर से वही एक्स बराबर डी टी कहें, वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, तो फिर तुम सोचोगे यार ये ऐसे बताया, तो वो फिर से नया नया सा लगता है जा करके। इसलिए जो अपनी फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है, पूरी फिजिक्स में ऐसा कहीं भी नहीं दिखेगा कि log 10 आपसे पूछा जा रहा हो। पूरी फिजिक्स में कहीं भी कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी आपको, कितना भी आप कर लीजिए, और ये आपको मिलेगा भी तो बहुत कम जगह पर मिलेगा, मिलेगा तो आसान रहता है, इतना नहीं रहता है। ठीक, तो ये अगर ln x है तो उसका डिफरेंशियल कितना आएगा 1/x रहेगा जा करके। अब दूसरा स्टेप जैसे इसमें रहता है, एक रहता है चेन रूल मेथड, जो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 6 पॉइंट देखते हैं, चेन रूल मेथड। चेन रूल मेथड में तो जैसे एक सीरीज बनेगी, उसमें हम एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए ये लिखा है x = √t² + 1। ठीक, ये दे रखा है। अगर बहुत ज़्यादा इसको लिखना चाहें हम, तो ये एक स्टेप ऐसे कर लेते हैं,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है टी स्क्वायर प्लस 1। अब इससे हमें पता है भाई केवल एक्स डी बाई डी एक्स करते तो हो सकता है, लेकिन हमें निकालनी वेलोसिटी, तो हम करें डी एक्स अपॉन डी टी। तो हमने स्क्वायर यहाँ से हटाया, इसका लगा दिया हमने रूट। और अगर इसको स्पेसिफाई लिखना चाहें तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1, पावर कितनी आ जाएगी 1/2। अब वेलोसिटी निकालनी है हमें, ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर लिखा हम लोगों ने डी अपॉन डी टी, तो ये लिखा है टी स्क्वायर प्लस 1 और पावर यहाँ पर कितनी है 1/2। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने ये किया, जैसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक बार, जैसे मैं ये जैसे डी बाई डी टी और ये लिखा होता टी पावर 1/2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जो पावर है वो आ जाती पहले और फिर इसमें एक हम कम करते थे तो 1/2। तो ये देखो 1/2 माइनस 1, 2 का इससे मल्टीप्लाई -2 हो गया, 1 - 2/2 कितना अच्छा -1/2, टी पावर -1/2 ये आता। अब यहाँ पर तो ऐसे लिखा है टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो चेन रूल मेथड का आ गया। चेन रूल मेथड मतलब क्या है कि उसी तरह हम चेन बनाएंगे। पहले अगर मान लीजिए पूरा लिखा होता टी, मतलब इसी तरह लिखा होता है टी पावर कितना होता 1/2, तो टी पावर 1/2 लिखा होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर टी लिखते हैं, टी की जगह मतलब कितना है टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर -1 करते हैं तो 1/2 -1, तो इसकी जो वैल्यू आती 1/2 टी स्क्वायर प्लस 1 कितना आता -1/2। ठीक, अब ये इसके मान के हमने सॉल्व किया। अब होगा क्या, फिर हमने कहा इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसके जो अंदर की वैल्यूज़ हैं, ये हमने मल्टीप्लाई किया, अंदर की वैल्यूज़ हैं उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये तो हमने पूरे को सॉल्व किया, अब अंदर की वैल्यूज़ को एक एक बार सॉल्व करेंगे। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लिखा है डी अपॉन डी टी, यहाँ पर कितना लिखा है टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी कितना लिखा है 1, तो इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, तो ये लिख दिया हम लोगों ने 2t, और इसका कितना हो जाएगा 0, तो 0 से कोई मतलब नहीं, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो ये आ रहा है t ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2, ये क्या आ गया वेलोसिटी। तो चेन रूल मेथड का मतलब ये है कि पहले हम क्या मानेंगे, जो पूरी क्वांटिटी लिखो उसको मान लेंगे सिंगल हम, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 था तो हमने केवल इसको t मान लिया, इसकी जो पावर है वो पावर अज्यूम कर ली, फिर हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, जो अंदर की वैल्यू होंगी उसको हम एक एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, इसको डिफरेंस किया, प्लस जैसा साइन है वैसा साइन यहाँ लगाया, फिर उसको रख दिया। इतना लिखिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी समझ में आएगा क्या है। नहीं, इसका तो 0 हो गया ना, ये प्लस 0, हाँ तो लिखा जाता, हाँ तो रहता। ठीक है, एप्लीकेशन देखते हैं क्वेश्चन से। जैसे मान लीजिए कोई पोटेंशियल की इक्वेशन लिख रखी है, मान लीजिए रखी है 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये लिख रखी है इतने वोल्ट, V इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, लिखेंगे इसमें v इज इक्वल टू, v इज द पोटेंशियल, v इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर वोल्ट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो x की वैल्यू तो दे रखी है ना 1, तो x की वैल्यू रखेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। ठीक, तो ये अपना मेथड है। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में जो रिलेशन आता है, E इक्वल टू रहता है माइनस dV अपॉन dx।
मतलब पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर लिखा माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू लिखी जा करके 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब तुम सोचे यार इसको कैसे डिफरेंशिएट, तो बड़ा लेंदी लिखा हुआ है। इधर साफ कर देता हूँ, दिखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ये लिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस, ये हम लोगों ने डी बाई डी एक्स, ये लिखा है 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो ऑब्वियस बात है हम क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं ऊपर, ठीक है। अब 10 एक कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो वैल्यू वही आ जाती है ना, तो इसलिए फालतू में चलो इसको अभी लिखा रहने देते हैं, बाद में ऐसे करते हैं। डी बाई डी एक्स, इसको अगर ऊपर ले जाएँ, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 ऑफ ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर कितना रहेगा -2। अब 10 को कर लेते हैं बाहर, तो ये रहेगा डी बाई डी एक्स, और ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का -2। क्या रहता था, जो पावर है उसको, इसको हम पूरा x मान लेंगे, तो x मान लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x पावर -2। तो ये इस तरीके से हो गया ना, यहाँ पर हमने डी एक्स लिखा और ये लिखा है x पावर कितना लिखा है -2, तो इसका क्या रहेगा -2 आ जाएगा बाहर, और -2 -1 करेंगे कितना आएगा -x पावर -3, ये तो हो जाएगा। और x जगह कितना माना हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो बस यही काम करेंगे, तो -2 इधर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर कितना हो जाएगा -2 -1। फिर हम लोगों ने कहा इसको एक एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आया डी बाई डी एक्स, यहाँ वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 2, तो ये देखो हो गया 20 एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर कितना आ गया -3 इंटू ये वैल्यू कितनी हो गई 2x, और इधर कितना आ गया 0। अब 2 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहेगा 40x, ये नीचे चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कितना आ जाएगा क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी कह रहा है 1, तो देखो 40 इंटू 1, यहाँ रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का कितना रहेगा होल क्यूब, तो ये देखो आ गया 40, 1 का स्क्वायर करें 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3, 3 का क्यूब करें कितना आ जाएगा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा ना वोल्ट पर मीटर। चेन रूल मेथड में क्या होगा कि बस पहले पूरी क्वांटिटी को एक हम मान लेंगे जो भी यहाँ पर होगा, ठीक है, उसको डिफरेंस, इसके बाद फिर एक एक करके डिफरेंशिएट कर लेंगे। हाँ एक अभी और करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये दे रखा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद इक्वेशन x इज इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर। लिखेंगे द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, लैंग्वेज लिखेंगे द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल
पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम, वेरीज विद टाइम एज, लिखेंगे x इज इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर। द टाइम आफ्टर विच, द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। हाँ, तो कितने समय के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब हमें इसे क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालनी है तो टाइम के साथ इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, मतलब dx अपॉन dt करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको आप इससे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt। अब डायरेक्ट कर देता हूँ ना, जो पावर है वो पहले आ जाएगी, तो ये पावर आ गई पहले, फिर यहाँ लिखा t माइनस टू, इसमें एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा 1। इसके बाद क्या होगा, अंदर को डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम, t को, तो यहाँ t को डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dt, ये t लिखा है और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, ये वेलोसिटी आई, तो देखो 2 ऑफ t माइनस टू, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू तो यही रहेगी 2 ऑफ t माइनस टू। अब इसे क्या करना है, जीरो करना है, उसने कहा कि वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो इसे जीरो कर दिया, तो जीरो बराबर 2 ऑफ t माइनस टू। अब ये 2 इधर आएगा तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये बचेगा t माइनस टू, तो देखो t इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बस। फिर उसी तरह हमने डिफरेंस जो पावर है उसको पहले कर लिया, फिर उसमें एक माइनस कर दिया, तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है। फिर हमने जो अंदर है उसको डिफरेंशिएट किया, फिर t को डिफरेंशिएट किया, वैल्यू 1 आ गई, 2 को डिफरेंशिएट किया 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 आया, 1 कैसे मल्टीप्लाई, वैल्यू वही होगी। अब कह रहा है वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, तो वेलोसिटी को जीरो कर दिया, ये इधर आएगा तो जीरो ही हो जाएगा, तो t माइनस टू बराबर जीरो है, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस समय उसकी पोजीशन क्या होगी या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी कब जीरो हुई, 2 सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड में पोजीशन पूछते हैं, तो पोजीशन की इक्वेशन ये दे रखी है, तो टाइम की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो 2 माइनस टू कितना हो जाएगा हाँ 2 माइनस टू हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, तो 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, ठीक है। तो नीचे लिख लोगे व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो देन इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो देन इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन आ रही है या पोजीशन की जो इक्वेशन आ रही है x इज इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर, और t इज इक्वल टू रखना है 2 सेकेंड, जो 2 सेकेंड में वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो यहाँ रखेंगे 2 माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई 0।
ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लॉग का देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा है डी बाई डी एक्स एल एन ऑफ 1 प्लस बी एक्स। इधर देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना था 1 अपॉन एक्स, अब उसने केवल एल एन ऑफ 1 प्लस बी एक्स लिख रखा है। ठीक है, अब हम लोग सोचेंगे भाई इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो वही रूल यहाँ भी लगेगा, चेन रूल मेथड। इस पूरे को मान लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है x लिखा है, तो एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स लिखेंगे तो x हमने किसको माना है, इस पूरे को माना है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स। फिर हमसे कहा कि भाई एक एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर किसको करेंगे 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, तो ये यहाँ रखा 0 प्लस, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना बचेगा b बच जाएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये देखो कितना आ गया भाई, 0 में ये 0 में b जोड़ेंगे b आ जाएगा ना, और b इधर मल्टीपल तो b अपॉन 1 प्लस बी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा। अब इसका बताइए क्या होगा, ये एल एन ऑफ 1 प्लस के वी लिखा हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। इसको हमने मान लिया एल एन वी मान लिया, तो एल एन वी का डिफ्रेंशिएशन क्या था 1 अपॉन वी, तो 1 अपॉन वी की जगह 1 प्लस के वी माना, तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 1 प्लस के वी। ठीक, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो 0 हो जाना है, वी का 1 हो जाएगा, के बचेगा, तो के अपॉन 1 प्लस के वी हो गया। तो कुछ भी दे रखे तो वही चेन रूल मेथड से हमने भाई एक बेसिक फॉर्मूला जाना, बाकी चेन रूल मेथड बस इसी सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई चेन रूल मेथड की। तो कितने पॉइंट हो गए थे, 5 है 6, हाँ तो 7 देखते हैं अब। लॉग हो गया, अब एक्सपोनेंशियल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है डी अपॉन डी टी, पहले वैसे बताते हैं, जैसे मान ये लिखा है माइनस का बी टी, ध्यान वही रहेगा, यहाँ पर अगर टी है तो यहाँ टी रहेगा, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पर एक्स रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या रहता है, देखो जो टी का कोफिशिएंट रहेगा उसको हम ले लेंगे बाहर, जो पावर है उसको बाहर ले लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का बी, और बाकी फिर से वैसे लिख देंगे, ये आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। जैसे ये हम लोग लिख रहे हैं, मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स ई पावर माइनस 4x लिखा है, तो -4 बाहर आ गया, बाकी वैसे लिख दीजिए 4x बस। मान लीजिए ये लिखा है डी अपॉन डी टी ई पावर टी, तो टी के साथ नहीं, टी बाहर नहीं हुआ, टी तो यहाँ पर रहेगा ना, टी कितना लिखा है 1, तो 1 बाहर आएगा, कोई मतलब तो है नहीं है, तो ये वैसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता ई पावर माइनस टी, -1 बाहर आया था,
और e पावर वैसे लिख दिया जाएगा। बस आसान है, बाकी उस तरीके से करोगे मैथमेटिकल तरीके से तो फिर आप उलझ जाओगे। फाइनली आप देखिए रहना क्या है, बस जो उसके साथ कोफिशिएंट होगा उसको साइन सहित बाहर कर लेंगे, प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, बाकी उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल का हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं लास्ट स्टेप पे। साइन थीटा कॉस थीटा, इन्हें ज़्यादा जरूरत पड़ती है, वहाँ की तो किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक, 8th पॉइंट, हमारे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं साइन टी को। साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस टी। अगर मैं जैसे थीटा में लिखा होता डी अपॉन डी थीटा, और यहाँ लिखा क्या रहेगा साइन थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या जाएगा कॉस थीटा, पहली बात। अब यहीं पर करते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखा हो डी अपॉन डी, या 9 पॉइंट कर देते हैं साइन ओमेगा टी। तो जो टी का कोफिशिएंट होगा उसे हम कर लेंगे बाहर, ठीक है। तो क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बाहर। देखना ये फंस जाता है यार, ये अलग से परेशान किया रहता है, नहीं आ रहा है, चलिए। ठीक है, तो ये कहा गया भाई ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी बाहर, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा, इतना लिखिए भाई। साइन का कॉस हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। साइन ओमेगा टी है तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, साइन टी है तो कॉस टी, साइन थीटा है तो कॉस थीटा। क्या बात है भाई, आराम से पढ़िए। ठीक, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस हो जाता है। अब कॉस का करें तो इसका उल्टा होता है, कॉस का हो जाता है माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 10 पॉइंट करें हम, ये लिखा है डी अपॉन डी थीटा, और ये लिखा है कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का साइन थीटा। जैसे अगर टाइम के टर्म कर रहे हैं डी अपॉन डी टी, यहाँ लिखा है कॉस टी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का साइन टी। अब ओमेगा कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने किया डी अपॉन डी टी, ये लिखा है कॉस ओमेगा टी, तो आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन और कॉस का। ज़्यादातर एप्लीकेशन हमें इन्हीं का मिलेगा, एक और मिल जाता है टेन थीटा का।
अब जैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम डी अपॉन डी थीटा और यहाँ लिखा है टेन थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम डी अपॉन डी थीटा, यहाँ पर लिखा है कॉट थीटा, इसकी वैल्यू आती है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फालतू में ज़्यादा फॉर्मूले लिखने से कोई मतलब नहीं है, जब उनका यूज़ ना हो। लिखा रहेगा तुम सोचोगे चलो ये भी पढ़ लें, हो सकता है पूछ दिया जाए, और पूछे कभी जाएंगे नहीं, या उसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं आएगा। बस टेन तक को ध्यान रखना, टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा रहता है। अब इनमें थोड़ा कई बार ऐसा होता है ना, ऐसा ना दे करके कुछ चेंज कर देता है, तो यहाँ पर लिखते हैं जैसे कई बार हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ हम लिखे हैं डी अपॉन डी टी और इधर लिखा है एक्स स्क्वायर। अगर ये केवल एक्स होता, ठीक है, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी इसकी वेलोसिटी हो जाती, या यहाँ पर डी एक्स करते तो ये 2x हो जाता। अब पता है यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर टी है, तो ये डिफ्रेंशिएट तो होगा नहीं, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट तब कर लेते, यहाँ क्या लिखा होता, dx लिखा होता, भाई डी अपॉन डी एक्स लिखा हो तो डिफ्रेंशिएट हो जाता। तो अगर हम क्या करें, अगर सेम नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या इस इक्वेशन में कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं भाई, dx क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, बस रिप्रेजेंटेशन में अंतर पड़ेगा। हम क्या करते हैं, dx को इधर ले आते हैं, dt को उधर ले आते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हमने d अपॉन डी एक्स, इधर लिया एक्स स्क्वायर, और dt को उधर ले गया, डी एक्स अपॉन क्या हो गया dt। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 2x, और डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी हो जाता है, वो बाद में से लिख देंगे, तो ये आ जाएगा। तो अगर कहीं भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, और करते समय हमें ये पता चला कि नहीं यार यहाँ पर ऐसा ये नहीं हो रहा है, तो हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो जो भी लाना होगा उसी को ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो तरीका आ जाएगा। ये उसी तरह के आप लोअर क्लास में जैसे पढ़ा होगा ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता था, जैसे 4/5 है, तो 4/5 को और हम क्या ले सकते हैं, अगर मान लीजिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम, तो कोई अंतर पड़ेगा, तो क्या लिख सकते हैं 8/10। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आए, अगर 2 से काटेंगे तो आएगा तो वही। अगर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 12/15, ठीक है, इसे भी कट करोगे वही आ जाएगा, ठीक है। 3 से अगर काटें तो 4 आएगा, 5 आ जाएगा, फिर से वही आ गया। तो वही बात है, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसा है, अगर ऊपर नीचे हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा सॉल्व करने थोड़ा आसान हो जाएगा। तो लिख लेंगे इसको, नोट का पहला पॉइंट। अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, ये ज़रूरत कहाँ पड़ेगी हमें। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन ये हो जाएगा dv अपॉन dt, ठीक है, ये पहला इक्वेशन रह जा करके। अब इसी में अगर हम क्या करें कि ये dv अपॉन dt लिखा है, अब dx से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें,
dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, dx को इधर ले जाते हैं, dt को इधर ले जाते हैं, तो ये जो है dv अपॉन dx और इधर हो जाएगा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये आ रहा v dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन की दो इक्वेशन बन गई, एक रहा टाइम का डिपेंडेंट dv अपॉन dt, दूसरा रहा पोजीशन डिपेंडेंट v dv बाई dx। तो आगे हम लोग समझेंगे जहाँ पर वेलोसिटी पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही होगी और एक्सेलरेशन पूछना होगा तो हम पोजीशन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और जहाँ पर वेलोसिटी समय के हिसाब से बदल रही होगी और एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम टाइम के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अब जैसे यूवी मेथड में हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, अब अगर u अपॉन वी है, ठीक है, बड़े रेयर इस पे मिलेगा, जो टिपिकल क्वेश्चन कुछ रहेंगे उनको बस देखना रहेगा। तो अभी हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इसको आप एप्लीकेशन भी देखेंगे। अब u अपॉन वी है, हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, जैसे मतलब हम ये u अपॉन वी आ गया, ये हम डिफरेंट एस के टर्म में करना चाह रहे हैं, u अपॉन वी, ठीक। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है, ये जो नीचे लिखा है v, इसका करते हैं हम स्क्वायर, v स्क्वायर कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक को v को बाहर कर लिया हमने, u को डिफ्रेंशिएट किया du अपॉन dx, फिर माइनस साइन लिखा, u को बाहर किया, v को डिफ्रेंशिएट dv अपॉन dx। ये इसका सिंप्लीफिकेशन रहेगा। जैसे uv मेथड में हमने क्या किया था, जैसे v को बाहर किया, u को डिफ्रेंशिएट किया था, फिर u को बाहर किया, v को डिफ्रेंशिएट। इसमें क्या है, अगर u अपॉन v है तो अपॉन v स्क्वायर किया, फिर जो नीचे है उसी को हमने बाहर करके जो ऊपर है उसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमने माइनस साइन लगाया, फिर हमने अब उल्टा कर दिया, u को बाहर कर दिया, v को डिफ्रेंशिएट कर लिया। फॉर्मूला लिख लिए, इसके एप्लीकेशन हम देखेंगे। अभी देख लेते हैं, क्योंकि जो कठिन ना कहो, थोड़ा लेंदी प्रोसेस कह दो, वो यही पड़ता है। और जब कोई क्वेश्चन इसमें आ जाता है तो सिंपली यही पूछता है कौन सा सही है, बाकी तो ऐसा सॉल्व तो करना नहीं होता है आपको। तो इसको देख लेते हैं, बाकी तो जो रहेंगे वो सब आसान आसान रहते हैं। पहले जो चीज़ लेंदी है पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। हमारे यहाँ पर देखा किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख रखा है टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये लिख रखा है। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो लैंग्वेज लिखेंगे द पोजीशन ऑफ पार्टिकल गिवन एज, लैंग्वेज लिखेंगे पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन एज, लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, देन इट्स एक्सेलरेशन
विल बी प्रोपोर्शनल टू, विल बी प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन में चाहे बना लेंगे, पहला ऑप्शन जैसे लिखा 1/x², दूसरा ऑप्शन में लिखा x², तीसरे ऑप्शन में लिखा 1/x³ और डी में लिखा x⁻³ नहीं x⁻3। ये ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें हमें बताना है कौन सा सही होगा। तो 1/x² या x², 1/x³ या x³। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो अगर हम पहले पोजीशन को टाइम मतलब dx/dt करेंगे तो वेलोसिटी पता चलेगा, और जब वेलोसिटी आ जाएगी तो उसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dt क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन। बाय चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, और चेंज इन पोजीशन होती है वेलोसिटी। तो पहले स्टेप में निकालेंगे हम वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी निकल आएगी तो फिर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ही हमसे पूछ रहा है। तो अब देखो, इसके पहले जब चेन रूल मेथड हम सॉल्व कर रहे थे तो इस तरीके का हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर जैसे हम क्या कर सकते हैं, तो x = यहाँ ले सकते हैं हम, देखो t² + 1, इधर पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो पहला काम अपना वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ देखो करते हैं dx/dt, इसको डिफ्रेंशिएट दैट कर देता हूँ, ये तो कर चुका हूँ ना इसके पहले। पावर क्या होगा, पहले आ जाएगा, तो पावर आ गया पहले, इसको हम वैसे ही लिख देंगे t² + 1, इसमें एक कम कर देंगे 1/2 - 1 इंटू, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग d/dt, इधर कितना लिखा है t² और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये देखो हो गया वेलोसिटी, तो ये आ रहा है 1/2, t² + 1, यहाँ पावर कितना आया 1/2, और ये वैल्यू आएगी 2t, 2 से 2 कैंसल, तो देखो वेलोसिटी आ रहा है t। अब ये t⁻−1/2 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। अगर मान ली कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, जैसे ये t⁻−2 लिखा है, तो नीचे जाएगा तो क्या होगा t², साइन चेंज हो जाता है। तो नीचे ये पहुँचेगा जा करके, तो ये वैल्यू हो जाएगी t² + 1 की पावर कितना रहेगा 1/2। ये आ गया वेलोसिटी की इक्वेशन। इतना लिखिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी = आ गया t/t² + 1। निकालना हम लोगों को एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी को एक बार हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, dv/dt करेंगे। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन = आता है dv/dt। तो ये लिखा हम लोगों ने d/dt, तो ये वैल्यू लिखी है v की वैल्यू t/t² + 1, इसकी पावर कितना लिखा है 1/2, ये लिखा है। तो देखो यही तो हो गया, जो वैल्यू ऊपर लिखी है जो नीचे लिखी है वो अलग अलग ना। तो क्या लिखा है u/v, यही लिखा है। तो u/v क्या लिखा, हम जो नीचे उसका करेंगे स्क्वायर, फिर हम एक एक करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, तो यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, ये पीछे खींचता रहता है। चलिए, तो यहाँ देखो एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो अपना वही मेथड लाते हैं, v² करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये लिखा देखो t² + 1। अब तुम देखो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, स्टेप बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, रूट हट जाएगा, ये आ गया। फिर हमें क्या करना है, v को बाहर लिखना है, मतलब इसको हमने बाहर लिखा, ठीक है, v को बाहर लिखना है, तो t² + 1
v को बाहर लिखा। क्या करेंगे हम, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dt की डिफ्रेंशिएशन क्या जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर करें हम d/dt, यहाँ पर t लिखा माइनस, फिर हमने u को बाहर किया मतलब t को बाहर किया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग d/dt, ये लिखा है t² + 1 पावर कितना लिखा है 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए तो ये आ रहा है देखो t² + 1 की पावर 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस t। अब ये देखो अभी हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं इसको, टाइम के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं ना इसको, t² + 1 पावर 1/2, t² + 1 पावर 1/2 कितना आया था, ये आया था ना। इसको जैसे हम करेंगे तो इसको पावर पहले आ गई, देखिए ये पावर पहले आ गई, फिर आ रहा था t² + 1 की पावर कितना हो जा रहा है -1/2, इधर कितना आ जा रहा है 2t। बाकी वही है सेम, कुछ ऐसा नहीं, एक स्टेप जैसे जो रिपीट किया था उसी को डिफ्रेंशिएट किया। इसके 1/2 आ रहा था, यहाँ -1/2 हो जा रहा था, और t² को जा रहा था 2t, तो वही वैल्यू लिख दी गई। अब नीचे जो लिखा है उसको नीचे लिख देते हैं, नीचे जो लिखा है वो लिखा है t² + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो a = ये लिखा है t² + 1 पावर 1/2 माइनस t इंटू टी, ये हो जाएगा t², ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, t² + 1 पावर कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन ये लिखा है t² + 1। अब ये इसको सिंपली डिनोमिनेटर में यहाँ 1 लिखा है, इसको सिंप्लीफाई, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती हैं, पावर जुड़ेंगी तो 1/2 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा t² + 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा तो ये रहेगा t² + 1 हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो ये कितना बच रहा है t²। अब ये वैल्यू आ जाएगी नीचे, जब नीचे आएगी तो इसकी पावर जुड़ जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी कितनी है 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, यही तो होगा ना, 1 + 1/2 जोड़ेंगे तो वैल्यू 3/2 हो जाएगी। तो t² + 1 तो ये रहेगा 3/2, t² से t² कट गया, ये आया 1/t² + 1 कि इसका पावर 1/2 करिए और यहाँ पर लिख दीजिए पावर क्यूब, बात वही है। अब देख लिए t² + 1 पावर 1/2, ये वैल्यू x थी, तो इसको x लिख रहे हैं, उसका क्यूब है तो वैल्यू कितनी आ जा रही है 1/x³। तो 1/x³ किया तो आंसर अपना कौन सा ही हुआ C। एक बार लिख लो, फिर से भी बताता हूँ, इससे ज़्यादा मतलब कठिन ना कहो, बस ये है कि फॉर्मूला तो को पता चले, कैलकुलेशन लेंदी है और कुछ नहीं। अगर किसी एक स्टेप पे आपने प्लस माइनस या रूट में अगर मिस्टेक की तो आंसर बदल जाएगा। हमने हमारे यहाँ डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि स्पेस की लिमिटेशन थी ना भाई। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इस फ्रैक्शन को, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, तो इधर पावर 1 है, इधर पावर 1/2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखो इसको हमारे पास दो विकल्प थे, जैसे कई बार ऐसा होता है ना टीचर के सामने ये रहता है कि मान लीजिए अभी हमने फॉर्मूले बताए हैं और सीधे तुम कठिन क्वेश्चन लगा दो करा दो तो हो जाएगा बाउंस, अरे यार ये तो मुझे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच के जैसे करा देता हूँ कि भाई जैसे अगर इस क्वेश्चन में आपने हिम्मत दिखा दी तो जो कठिन क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही आएगा, बाकी इससे आसान रहेंगे। मतलब पहले तुम बहुत मजबूत होते हैं, जैसे युद्ध करो, कैसे मजबूत सेनापति को हरा दो, बाकी तो अपने आप सरेंडर कर देते हैं। अब इसमें खूब देखेंगे, बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और उन्होंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन यही सेम है। यहाँ हमने x² लिखा तो वहाँ s लिख दिया, s की जगह s² = t² + 1। एसलेशन किसके प्रोपोर्शनल हो जाए तो 1/s³ हो जाएगा। y लिख देंगे, s लिख देंगे, जो भी मर्जी है वो कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन का फ्रेमिंग यही है। तो आप कुछ नहीं है तो इतना आप ध्यान ही रखेंगे तो एसलेशन आएगा 1/x³ के प्रोपोर्शनल।
देखिए कहावत है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जैसे आपको सिलेक्शन लेना है, तो अगर किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को या किसी क्वेश्चन को या किसी सब्जेक्ट को अगर ये कह कर के हम उससे पीछा छुड़ा ले रहे यार ये तो कठिन है, इसको छोड़ो, ठीक है, तो अब जनरली जैसे कॉन्सेप्ट वही है कठिन का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट से कोई मतलब ना हो, तब तो बात अलग समझ में आती है। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट वही पढ़ रहे हैं और है भी, तो अब उस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आता है, एक ही कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन कभी नहीं आते नीट में, किसी कंपटीशन देख लेना है, एक ही कॉन्सेप्ट पे एक ही क्वेश्चन आपको दिखेगा, तुम सोचो उसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है भाई। 45 क्वेश्चन है, 45 को 30 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर से अगर एक एक क्वेश्चन लिया तो 30 तो ये हो गए, और फिर कुछ चैप्टर से दो दो क्वेश्चन हो गए, तब जाके 45 होते हैं जा करके, अब तुम्हारे 50 हो गए। और उसमें भी देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि चैप्टर बहुत छोटे हैं, जैसे पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एरर का, 3 क्वेश्चन पहले 2 रहते थे, अब पिछले साल से एक चलन निकल हो गया कि 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 पेज का चैप्टर है 3 पेज का, और क्वेश्चन 3 मिल रहे हैं। सोचिए कितना आसान बात है। उसमें भी आपको क्वेश्चन 1-2 तो वो मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दे रखे हैं, एक्सरसाइज तो छोड़ दीजिए, उसी से मिल जाएगा कि ये दे रखा है। इसी तरह चैप्टर रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी 2 पेज का है। भाई क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एप्लीकेशन एक टेबल बना रखी है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का, और किसको कहाँ यूज़ करते हैं, एक टेबल में दे रखा है। बस एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको, मतलब एक टेबल ही है, उसी से एक क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है। कुछ चैप्टर इतने छोटे होते हैं और इस बात की गारंटी होती है कि आपको एक क्वेश्चन इससे मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी तरह है। अब मैकेनिक्स पोर्शन क्या होता है, जैसे मतलब मोशन एंड 1D पढ़ रहे हैं, मोशन एंड 1D पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन घुमा घुमा करके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो कोई भी हमने जैसे देख लिया कुछ भी पूछ सकता है उसमें, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी कुछ भी होता रहे आप कर लोगे जा करके। अब अगर ये समझ में आया, मैं इसको ऐसे लिखा रहने देता हूँ, अब कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ कि ये मान लो लिखा है x³ = t³ + 1। अब बताइए एक्सेलरेशन क्या प्रोपोर्शनल होगा, आप इसे सॉल्व करके बताइए, ये सेम है। अब इसमें आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, नीचे लिख लोगे इफ़ x³ = t³ + 1। अब सेम प्रोसेस, बस जहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पर क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। आप कोशिश करिए सॉल्व करने की। प्रोसीजर लिखा हुआ है, ऐसे सॉल्व करिए। बस यहाँ क्यूब हटेगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। अब इसे सॉल्व करना है आपको, रखते जाइए, अब सॉल्व करिए। 5 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन में जिसमें जो गलती होगी ना, बस वो पावर या कैलकुलेशन में गलती होगी इधर, ठीक है, बस पावर का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस का। थ्री टी स्क्वायर बचेगा, उसमें एक कम कर दोगे।
ठीक, पावर का ध्यान देखेंगे, पता चले यहाँ पे स्क्वायर लिखा, तुम भी स्क्वायर लिखते चले जाओ। यहाँ पर क्यूब है या 1/3 है प्लस समय दिया और उसमें बस एक स्टेप, बस आपको पावर पे ध्यान देते चले जाना है, सॉल्व हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, अगर पावर खत्म उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर पावर खत्म हो रहा है। फाइनली बताइए इसके टर्म में, एस के टर्म में कितना आ रहा है, इस 1/x² या जो भी आ रहा होगा उसके टर्म में बताना है आपको, या टी जो भी फाइनल बना जा करके उसको बताना है, एक्स के टर्म में बताना रहेगा। कितना आया, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। dx/dt 1/3 माइनस किया, -2/3 आया, ठीक है, तो -2/3। हाँ u/v का करेंगे तो यहाँ पर जैसे रहा 3 इधर आया, इधर 3t² होगा, t² t³ + 1 2/3, ठीक है, ये आया u/v, इसका करेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर तुमने किसका किया है, नीचे लिखा नहीं, स्क्वायर तो लिखोगे ना dv/dt। अब ये u/v बना जा करके ना, तो ऊपर तो रहेगा जा करके तुम्हारा ये t, नहीं उससे भी नहीं होगा, यही तो है, तो दो वेरिएबल यू भी मल्टीप्लिकेशन उसमें फिर और लेंदी हो जाएगा, वो निकल के आएगा भी नहीं, तरीका वो भी है लेकिन उससे लेंदी पड़ेगा और आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं, ठीक है, अब जो आपने किया होगा किसी का कितना आ रहा है, चलिए आप देखना जहाँ भी आ रहा है सही है, नहीं आ रहा है उसको आप, जैसे यहाँ पर हमने x हटाया, कितना बचा 1/3 बचा, ऐसे वेलोसिटी निकालेंगे तो इधर 1/3 का इधर बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पावर जितनी है वो आ जाएगी पहले, फिर 1/3 में से 1 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t³ को, ठीक है, और ये 1 का हो जाएगा 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसका जो पावर थी 1/3 तो बाहर आ गया, इसको जब सिंप्लीफाई किया वैल्यू कितनी बचेगी 2/3, यहाँ पावर कितना है 3, और t³ का जो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3t², तो 3 से 3 हटा दिया, तो ये देखो बच रहा है t², और ये वैल्यू जब नीचे आएगी तो t³ कितना आ जाएगा 2/3, ये तो हो जाएगा, ये बना जाएगा करके v = t² t³ + 1 पावर 2/3। यहाँ तक चेक कर लीजिएगा, सही है तो ठीक है। अब निकालना है हमें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालना, ये लिखा जा करके, तो यहाँ पर लिखा है जा करके ये t² और ये लिखा हुआ जा करके t³ और यहाँ लिखा है 2/3, तो इसमें क्या होगा, ये हो गया u, ये हो गया v, तो हम पहले क्या करें v² करेंगे। अगर हम देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने में इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा कितना आएगा 4, कितना आएगा 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये t³ इधर वैल्यू हो जाएगी 4/3, ठीक है ना भाई, स्क्वायर किया। अब इसके बाद हम v को करेंगे बाहर, तो v को किया गया बाहर, मतलब t³ + 1 और ये पावर कितना था 2/3, ये तो था v, इसको बाहर किया, डिफ्रेंशिएट करेंगे t² को, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने t² माइनस, फिर हम u को बाहर करेंगे तो t² को बाहर किया, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम t³ + 2/3 को, ये तो होगा, ये आ गया। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई t² प्लस और ये लिखा था 2/3, t² को डिफ्रेंशिएट किया तो वैल्यू कितनी हो गई जा करके 2t है, t² का डिफ्रेंशिएशन क्या रहा 2t, ये t² था, ठीक। अब फिर हमने t² को बाहर कर रहे हैं, ये t², अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जा करके t³ + 1 की पावर कितना है 2/3, ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये कहा कि जो पावर है वो पहले आ जाएगी,
तो पावर हो गई पहले प्लस, अब इसके अंदर का इसमें क्या होगा, फिर एक ये -1 होगा और इसको डिफ्रेंशिएट में टी क्यूब का हो जाएगा कितना 3t², ये तो हो जाएगा भाई। हमने देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, टी क्यूब प्लस 1 पावर 2/3, 2/3 आ गया बाहर, उसमें हमने क्या किया, कम किया 2/3 -1 तो जाएगा -3 में 2 करेंगे, 2 - 3 कितना, -1/3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं। अब देखो t² और t² कितना आ जाएगा, t⁴ ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो लिखा था t³ और ये वैल्यू लिखा 4/3। एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर ये वैल्यू ठीक लिखी हो, जहाँ t² है वहाँ पर हमें क्या करना है, t³ करना है। अब ये लास्ट सिस्टम में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ तक तो बात हो गई ना। देखो t² × t² हो गया t⁴। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये 2 भी जुड़ा हुआ है तो ये 2t⁴ हो जाएगा, 2 है ना यहाँ पर। अब देखिए 2/3 -1 किया, -1/3 आया, तो यहाँ -1/3 नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर कितना बचा था, ये बचा था 2t है कि नहीं है, यहाँ पर ये बचा था 2t और ये पर लिखा हुआ कितना 2/3। अब वही फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू देखो जब इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन पावर जुड़ जाती हैं, तो पावर जुड़ेंगे देखो क्या हो जाएगा 2/3 + 1/3 कितना हो जाएगा 1, तो 1 होने पर देखिए, और यहाँ पर कितना लिखा 4/3, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, तो a = ये रहा जाकर t³ + 1 और यहाँ पर लिखा है 2t माइनस 2t⁴। अब ये वैल्यू जब नीचे आएगी तो 1/3 + 4/3 हो जाएगा, 1/3 + 4/3 कितना हो जाएगा 5/3 है नहीं, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी t³ + 1, ये आ गया 5/3। अब सॉल्व करते हैं, देखिए इस 2t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अंदर मल्टीप्लाई तो t³ + t कितना हो जाएगा t⁴ प्लस 2t माइनस 2⁴, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग t³ + 1 के पावर 1/3 है, इसका पावर कितना है 5। अब ये और ये हो गया कैंसिल, ऊपर कितना बच रहा है 2t, तो यहाँ पर देख लेता हूँ क्योंकि इसको तो ऊपर आ जा रहा है 2t। अब नीचे देखिए t³ + 1 पावर 1/3 कितना है x, और पावर कितना है 5, तो ये आ जाएगा x⁴। तो सिंपल से देखिए आइसोलेशन हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁴। अब कोई भी आप बुक लगाइए या इसके पुराने जैसे जेईई में दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए यहाँ पर करा दिया। जो पहला वाला क्वेश्चन था वो नीट में पूछा गया, नीट मतलब AIPMT जो रहता था। अब इससे ज़्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखेगा u/v का, या u/v पूरे डिफ्रेंसिएशन में इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसे आता है तो सीधे एक आ रहा है 1/x³, दूसरा आ रहा है 1/x⁵। बताओ कोई दिक्कत? जैसे ये देखो t³ + 5/3 है, मतलब पहले क्या 1/3 का पावर 5 किया गया ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। हाँ, तो हम इस टर्म में लिखना चाहते हैं भाई, ये हमें पता है कि t³ + 1 की पावर 1/3 की वैल्यू x है, इसलिए हमने इसको अलग कर लिया। t³ + 1 पावर 1/3 की पावर कितना कर दिया 5, इसकी जगह दिया x⁵ हो गया। इन दोनों क्वेश्चन के बाद अपनी मर्जी से आप सॉल्व करके देखना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखो होता कुछ नहीं है, आप प्रोसीजर तो वही है, जो सिर्फ गलतियां हो रही हैं वो आपके कैलकुलेशन में हो रही हैं। और वो भी क्या होता है कि जैसे समझने में कब प्लस हो गया, कब माइनस हो गया, कब पावर जुड़ गई, कब मल्टीप्लाई हो गई, बस इसी का है और कोई अंतर ऐसा नहीं दिखेगा। तो एक बार आप थोड़ा धैर्य से करेंगे तो पकड़ जाएंगे कहाँ गलती हो रही है। नहीं तो यहाँ पर देखो क्या किया गया, v² किया गया है ना, तो v² किया तो ये लिखा है v और ये क्या लिखा है u/v है, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 होगा ना, और 2 और 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4 हो गया, इसलिए यहाँ लिखा है 4/3। भाई 2/3 का हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, तो वही 4/3 लिखा है यहाँ पर।
और इसमें जब हम ये 1/3 जोड़ेंगे जब नीचे आ जाएगा तो 4/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ये जब नीचे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। नहीं, इतने का है जितने का हमने स्क्वायर किया है, ये वैल्यू है ना, हमने इसका स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो केवल इतने का रहेगा 4/3। ठीक है, जो लिखा हुआ है t³ + 1 पावर 4। हाँ क्या कह रहे थे, उसमें जैसे u वाला लगाते इसको तुम ले जाते ऊपर, माइनस हो जाता, पहले इसको बाहर कर ये डिफरेंस करते प्लस, फिर इसको बाहर के इसको डिफरेंशिएट करते जा करके। ठीक है, फिर आपको लाना तो s के टर्म में है ना, फिर अरेंज करना पड़ेगा कि इसी फॉर्म में कौन सा बन रहा है जा करके, तो उसमें इतना हैजी हो जाता है, फिर समझ नहीं आता कि इसको हम कन्वर्ट करें। जबकि यहाँ पर जैसे पावर चूँकि डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने में पावर कन्वर्जन आसान हो जाता है, उससे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और फंस गया। तो खासकर जो फर्स्ट वाला था x² = 2² + 1 या x = √t²+, वो खूब पूछा गया है नीट में या मेडिकल वाले में, तो आपको ध्यान रखना 1/x³ था। एक बार प्रैक्टिस कर देख लें तो ठीक है, नहीं तो ऐसा आपको ऐसा नहीं है कि आप उसी के पीछे आप पड़े रहेगी, इसमें अब नहीं हो रहा है। अब दो ही रहते हैं इसमें, और बाकी अगर पावर बढ़ाते हैं तो और डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। मेनली जो पहला था ना x² = t² + 1, उतने से ही मतलब है। लिख लीजिए। अब जैसे ये हो रहा है ना कि मतलब नीट को जैसे जेई की तरह इस साल से 2 बार कराया जाए। ठीक है, मतलब जैसे जेई वालों को चलता है ना जेई मेंस का, वो 3-4 बार कराते हैं। जनवरी शुरू होता है, इस बार तुम लेट शुरू होगा, जनवरी में कराएंगे, फरवरी में कराएंगे, मार्च में कराएंगे, अप्रैल में कराएंगे। इच्छा है चाहे आप एक ही बार दीजिए या 4 बार दीजिए। इसी तरह नीट का भी ऐसा आ रहा है। हालांकि जब जेई का 2 बार शुरू हुआ था ना, तब ये भी चला नीट का भी हम शुरू कर देंगे, लेकिन ये हुआ था कि अभी तुरंत नीट में इम्प्लीमेंट करना नहीं, भाई 2 साल बीत गए। अब 2 साल का अनुभव ये कहता है कि भाई कुछ बच्चे जो सिलेक्शन से, जैसे मान लो इस स्टेज में आकर के हम अभी आप एग्ज़ाम दे के फ्री हुए हैं, ठीक है, अभी मान लीजिए आप तुरंत आपको कोई एक ब्रीफ रिवीजन करा, जैसे टेस्ट सीरीज टाइप की होती है ना, कि सिर्फ आपको ब्रीफ रिवीजन कराया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दें, और मान एग्जाम हो गया जाकर जनवरी या फरवरी में। तो रिपीटर्स के लिए वैसे सबके लिए, आप किसी के देख लीजिए, मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि जैसे जेई के जो बच्चे जेई मेंस में जैसे देते हैं, जो उनका पहला अटैम्प्ट होता है, मतलब जो जनवरी महीने में होता है, अब तो मान लो लेट हो रहा है, उनमें उनका जो परसेंटाइल आता है वो अप्रैल या मार्च वाले से ज़्यादा आता है। ज़्यादा आने के कारण जो हमारा अनुभव ये कहता है कि एक तो पहला पेपर बनता है, वो तो ये मान चलते हैं कि भाई सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ होगा। देखो हर एक, जैसे आप भी जब आगे ऊंची पोस्ट पर बैठोगे जा करके, तो हकीकत जो काम हो रहा होता है ज़मीन स्तर पर, वो सबको अनुभव होता है क्या हो रहा होता है। अब क्या अनुभव है, जैसे एज ए टीचर या एज ए कॉम्पिटिटर, किसी भी तरीके से आप जैसे चीज़ों को एनालाइज करिए। तो अब मान लीजिए कंपटीशन आपको नीट की करनी है, जेई की करनी है, हिंदुस्तान के अंदर कंपटीशन, चाहे बाबू की ही तैयारी क्यों ना हो, बिना कंपटीशन के कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता है। सरकार खूब कहती रहती है हम ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड होने ही नहीं पड़ेगा। होता जस्ट उसका 180 डिग्री विपरीत है। ठीक है, किसी कंपटीशन तुम देख लीजिए, चपरासी या आप कुछ भी बनना हो, तो वो यही कंडीशन रहती है अगर कि चूँकि स्कूलिंग सिस्टम इतना बेकार हो चुका है, उसमें आप कितना भी कर लीजिए कोई सुधार नहीं हो सकता है। लखनऊ जैसे शहर में देख लीजिए, इतने अच्छे स्कूलों में भी जैसे इतने, हर स्कूल अच्छा नहीं है। खूब आप कितनी महीने की फ़ीस जमा करो जा करके, महीने के 10,000 जमा करो, चाहे 20,000 जमा करो जा करके, कहानी सबकी बराबर है। तो एक तो ये सबको पता रहता है भाई स्कूलिंग का मेथड क्या है पढ़ाने का, और स्कूलिंग जो मेथड है, जो बोर्ड में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका बिल्कुल विरोधाभास है। बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोर्ड में आते हैं कि न्यूमेरिकल संख्या कम रहेगी, डेरिवेशन फॉर्मूले ज़्यादा रहेंगे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे जा करके। कंपटीशन में क्या होता है, सब न्यूमेरिकल भरे रहते हैं। अब बोर्ड में रहता है भाई फॉर्मूला ड्राइव कर लो, बस यही आएगा। कंपटीशन में क्या होता है, उसी फॉर्मूले के स्टेप पे न्यूमेरिकल बना देते हैं। अब वो तो तभी हम कर सकते हैं जब उस पर कभी प्रैक्टिस की हो। फिर लोग अपने जस्टिफिकेशन के लिए कहते हैं नहीं बच्चों को कल लेना चाहिए, हमने स्टेप बाय स्टेप तो सॉल्व कराया है, तो आपको स्टेप पता होनी चाहिए बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है।
और वैसे थोड़ी ना होता है, बात वही होती है जब प्रैक्टिस होती है तभी हो पाता है, ऐसे नहीं हो जाता है कि डर्रे से चलो सब हो जाए। जब उस तरीके का क्वेश्चन आप लगाए रहे होंगे तभी दिमाग में आता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो कंपटीशन पूछने का तरीका और बोर्ड में कंपटीशन पूछने का तरीका दोनों का अंतर होता है। तो अब जब ये हो जाता है कि नहीं साल में 2 बार होगा 3 बार होगा, तो होता क्या है कि लोग फिर टीचर भी सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम सिलेबस ख़त्म कर दें, है कि नहीं, ताकि बच्चा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो वो पूरा देगा। अब हर एक की ग्रेस्पिंग पावर तो लिमिटेड होती है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम सुबह से लेकर तुमको शाम तक पढ़ाएं, बोले आज एक यूनिट हम ख़त्म कर देते हैं। तो अपने स्तर से हम ख़त्म कर देंगे, बाद में रिटेन कितना रहा, हमें याद कितना रहा, तो वो फिर सबका यही हाल होता है, जल्दी जल्दी वो जनवरी से पहले सिलेबस ख़त्म कर देते हैं। बोलो हमने देखो पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया, अब बेटा तुम अच्छे से दो एग्ज़ाम, ठीक है। अब उसमें से हमें याद कितना रहा। कंपटीशन वाले जो पेपर फॉर्मेट करते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक रख देते हैं। पता चला हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि x² = t² + 1, ये यार ऐसे ही कुछ आएगा। तो जनरली ये होता है जो चीज़ हमें टफ लगती है हम उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और जो चीज़ हमें आसान है तो लगता है ये आएगा तो हम कर ही लेंगे। और पता चला वो हम सिली मिस्टेक कर गए जा करके, और जो कठिन थे उसमें हम उलझे रहे जा करके 5-6 क्वेश्चन में 1 ही 2 कर पाए, ओवरऑल स्कोर हो गया कम। तो शुरुआत में जो पेपर बनता है वो बिल्कुल बेसिक रहता है। तो ये समझ लीजिए जिनके, जैसे फिजिक्स में जेईई की बात कर रहा हूँ, 10 या 11 क्वेश्चन भी सही होते हैं उनका परसेंटाइल 96 होता है। सोचिए 25 में से 10-11, अगर वही 15 कर दिया तो 97-98 पहुँच जाते हैं। अगर मैथ में उनके 10 ही सही हैं, उसमें हम 12-15 तब भी नहीं करें। मैथ में 25 में से अगर 10 सही हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में 15-15 हो गए तो 97-98 परसेंटाइल पहुंच जाता है। किसी भी एनआईटी में ले लो, आराम से पढ़ो जा करके। बाकी अगर आईआईटी जे एडवांस के लिए तो क्वालिफाइंग रहता है, 3 सेक्शन है, 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन सही करके जाए आईआईटी बन गया जा करके। तो ये कहानी है। तो अगर अप्रोच सही रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आप सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो गलत हो जाता है। तो अगर होता है तो उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब अरे यार अब हम क्या करें, बस इतना रखिए कम से कम हर चैप्टर का जो बेसिक है वो आप मजबूत रखिए। और बेसिक मजबूत रखने का मतलब ये नहीं आपको अलग से कुछ प्रयास करना है, बस उसको लगातार उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए आसान क्वेश्चन क्या रहेंगे, ये तो मान लो वैसे हो गए जो इस तरीके से थे। अब आसान क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो दे रखा है t³ + t² + 8t + 7। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन है x = t³ + t² + 8t + 7। कर फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद या इसकी वेलोसिटी बताओ। तो देखो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा ना, पर्टिकुलर टाइम मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। हाँ, तो dx/dt करेंगे। तो dx/dt करेंगे तो इसको हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट। तो dx/dt डिफ्रेंशिएशन आसान है, जो पावर है उसको पहले ले आओ। तो ये देखो कितना हो जाएगा 3t, इसमें एक कम कर दो 3t² प्लस एक पावर है वो पहले ले आओ, इसमें एक कम कर दो प्लस 8t का हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 0। तो ये देखो v = आ जा रहा है 3t² + 2t + 8, और t की वैल्यू कितनी रखनी है 2 सेकेंड। तो ये देखो 2 का होल स्क्वायर + 2 × 2 + 8, 2 × 4 3 × 12 + 4 + 8 कितना आ गया 24 मीटर/सेकेंड। बस हो गया। अब इसी मान लो एक्सेलरेशन पूछ देता कि एक्सेलरेशन बताइए 2 सेकंड पर, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो यह आ जाएगा 6t + 2, हाँ तो 14 आ जाएगा। बाकी आप करेंगे बिल्कुल आसान रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कभी वेलोसिटी 0 करा देगा, पोजीशन पूछ देगा, पोजीशन या एक्सेलरेशन इसी तरीके से ऐसे रहेगा। अब जैसे वेलोसिटी की इक्वेशन ये निकल के आई 3t² + 2t + 8। अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा a = dv/dt।
dt, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो आएगा 6t + 2, ये हो जाएगा 0। t की वैल्यू रख देते हैं, 2 सेकेंड है, 6 × 2 + 2, ये आ गया 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब देखिए, हम लोग पढ़े थे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हम लोगों ने ये पढ़ा था भाई, उसकी जो स्पीड आएगी या वेलोसिटी आएगी वो समय के साथ नहीं चेंज होगी, कांस्टेंट रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म ये पढ़ा था कि भाई उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो समय के साथ चेंज होगी। ठीक, तो ग्राफ था जैसे पोजीशन टाइम का, तो अब कई बार ऐसा होगा इक्वेशन लिखी रहेगी, हमसे ये पूछ देगा बताइए इस पार्टिकल की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, तो हम दोनों को कंडीशन में बनाते हैं, फिर आप उसमें देखेंगे, बाद में निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे मान लें x = लिखा है यहाँ पर t² + 4t, और दूसरी इक्वेशन लिख रखी है x = t³ + 2t²। ठीक है, बाकी कुछ भी लिखा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें देखो वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, या ऐसा करते हैं, यहाँ करते हैं t + 4, ठीक, या 6 कर देते हैं, ये वैल्यू आ रही है। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx/dt, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2t + 4, तो देखो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 2t + 4। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर करेंगे हम लोग dx/dt, ये 6 आएगा +0, तो v = कितना आ रहा है 6, मतलब मीटर पर सेकंड जो भी आ रहा है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने किया तो मीटर पर सेकंड। अब ये तो कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कौन सी वेरिएबल है, तो ये वाली कांस्टेंट की इसमें टाइम नहीं आ रहा है, ठीक है, और जबकि इसमें टाइम आ रहा है, ये कैसी है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इक्वेशन से कैसे पता करेंगे कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो देखिए, अगर t² आ जा रहा है तो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वेरिएबल। अगर केवल t इक्वेशन में लिखा है तो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जा करके। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट मोशन की इक्वेशन है, तो कहीं भी अगर लिखा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन से हम पता कर लेंगे, अगर केवल पावर कितना आ रहा है, t है, स्क्वायर या ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो कैसी होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी, क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट करने पर टाइम की वैल्यू हट जाएगी। और अगर t² लिखा है, t³ लिखा है, या इसके अलावा कुछ भी लिखा है, तो वो सब क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो इक्वेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म की है। हाँ, अभी देखते हैं, और जबकि ये कैसी है, यूनिफॉर्म की है। ठीक, अब इसका अगर एक्सटी ग्राफ देखिए, तो यहाँ देखिए क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म में जो पोजीशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, t² के। तो हम लोग पढ़ चुके, एक पावर 2 एक तरफ पावर 1 हो तो ग्राफ कैसा होता था, पैराबोला, है कि नहीं, और पैराबोला किधर जाएगा, जिधर पावर 1 होगी, तो इधर है तो इस तरह बनेगा। तो देखो, हमने शुरुआत जब की तो ऐसे बनाया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमने ग्राफ जब कह रहे थे ना कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस बताइए, इसी तरह बना था। तो इसका कैसा हो जाएगा, अगर ऐसा बना है, अगर ये भी पूछते हैं बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा, तो हमें पता है नॉन यूनिफॉर्म है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t² है, तो ग्राफ पैराबोला जाएगा। नहीं, वो तो जैसे v में लाए ना, तो v का ये कैसा हो गया, कांस्टेंट। भाई अगर हमने t = 0 किया, इसका सिर्फ मतलब ये है, इस तरह की इक्वेशन पे यहाँ पर देखो 0 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, ये t = 0 पर इतनी वेलोसिटी मिलेगी हमें, जबकि इस केस में हम क्या t = पर 0 ले रहे हैं। बस अगर मान लो इसको हम हटा दें, ठीक है, तो फिर ये रहेगा ना, और इसमें क्या है, ये वैल्यू है, ये है, तो उतना नहीं उस पर अभी जाना, धीरे धीरे सब पता चलेगा। और जबकि इसका कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, t के।
तो बस इस पे ध्यान देना है, बाकी ग्राफ तो उसमें पहले भी हमने कहा था, अगर x टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, और x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t के आ रहा है तो वो यूनिफॉर्म होगी। हाँ करेंगे, अब इसमें सब यही आएगा, इस पूरे चैप्टर में सब ग्राफ ही आएंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ऐसे भी रहेंगे, तो सब का देखेंगे अभी इसमें भी करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। बंद कर दो भाई इसको।